हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे रीसेंट G20 समिट के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 2017 जो रिसेंटली हैम्बर्ग में कंक्लूड हुआ। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि G20 का ओरिजिन क्या है, G20 की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। और यहाँ पे एक बहुत ही मासूम मगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि G4 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है। बहुत सारे G हैं दुनिया में, इन सब के डिफरेंस क्या है। तो आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ G4, G20 क्या है, G7 क्या है। इनकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफ कोर्स बात करेंगे 2017 के G20 समिट के बारे में, डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से इन डेप्थ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये भी देखेंगे इसमें इंडिया का रोल क्या था, इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इंडिया ने कैसे उस पर काम किया। और फाइनली ये भी बात करेंगे कि एंटीफा क्या है। ये आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। एक एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर यूरोप, और अब तो US में भी उनकी ब्रांच है। उनके लोगों ने हैम्बर्ग में बहुत ही मैसिव स्केल पे प्रोटेस्ट किया। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए और उससे पहले वैंडलिज्म भी हुआ, पुलिस के साथ झड़प हुई लोगों की। सड़कों पर बहुत कई कार्स को तोड़ा गया, कई लोगों को चोटें आई। हैम्बर्ग जैसी मॉडर्न सिटी में आखिर ऐसा हुआ क्यों? G20 को लेकर इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था, और एंटीफा आखिर है क्या? ये सब भी हम जानेंगे। फाइनली जियोपॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि US और रशिया के रिलेशंस G20 में कैसे प्ले आउट हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ कौन कौन से इश्यूज उठाए, और भी उसके अलावा वेरियस कंट्रीज़ हैं उनके भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन होगा हर टॉपिक पे। सो लेट्स बिगिन। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC CGL, बैंक PO क्लर्क, क्लैट, KVS। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने UPSC पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 UPSC एग्जाम में 664 रैंक आई है। डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studyIQ.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। द जेनेसिस ऑफ G20। जेनेसिस मतलब ओरिजिन, शुरुआत। अब G20 का ओरिजिन, उसका जेनेसिस जानने के लिए हमको पहले G7 के बारे में जानना होगा। आई एम श्योर आपने वेरियस मैगजीन्स, कहीं न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है G7, शायद G8 भी देखा होगा आपने कुछ साल पहले। ये मैं आपको बता दूँ, G7 G8 सेम ग्रुप है। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी मत करिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। शुरुआत में ये G7 था, बाद में G8 हो गया, और फिर 2014 के बाद फिर से G7 बन गया। इनिशियली देखिए, जब शुरुआत हुई थी G7 की, वो 6 देशों ने मिलकर की थी, तो उनको G6 कहते थे। ये बस 1 साल के लिए चला था। इसमें थे इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, UK और USA। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उस वक्त के ऑयल क्राइसिस को सुलझाना। और बाद में 1 साल के अंदर अंदर कनाडा ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया और ये G6 बन गया G7। और बहुत ही लंबे समय तक G7 ने दुनिया भर के वेरियस इकोनॉमिक मुद्दों पर समिट्स की, डिस्कशन किया, और उसके अच्छे नतीजे भी निकले। एक सक्सेसफुल ग्रुप था G7। और 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, कोलैप्स कर गया, तो उसके बाद रशियन फेडरेशन का जन्म हुआ। और रशियन फेडरेशन को भी इन्होंने G7 ग्रुप में लाने की कोशिश करी, और 1997 में एक इनविटेशन भी भेजा गया रशियन फेडरेशन को कि वो भी G7 का हिस्सा बन जाए। और रशिया ने 1988 में ये इनविटेशन स्वीकार कर लिया और G7 बन गया G8। G8 भी कुछ साल के लिए चला, मगर 2014 में रशियन फेडरेशन ने कुछ ऐसा किया जिससे जो बाकी कंट्रीज़ है G8 में, उनको रशिया को G8 से निकालना पड़ा और वापस G8 G7 बन गया, क्योंकि अब 8 की जगह अब 7 कंट्रीज थी, रशिया को निकाल दिया। रशिया ने ऐसा क्या किया था? रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट था, क्राइमिया, आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, उसको अनेक्स कर लिया। एक बार आपको ज़रा मैप पे दिखा देता हूँ क्राइमिया कहाँ पर है, क्योंकि आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स में हम क्राइमिया की बात भी करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट था जब रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, सैंक्शंस लगे रशिया पे। तो उन सबको समझने के लिए पहले ये ज़रा समझ लेते हैं। अब देखो, ये है यूरोप का मैप। यहाँ पर ये रहा यूक्रेन, जो लाल लाल पार्ट है ये यूक्रेन है,
जो येलो पार्ट है ये है बहुत ही बड़ा रशिया। तो यहाँ पर है क्राइमिया, ये ब्लैक सी में दिख रहा है आपको, ये है क्राइमिया, यहाँ पे और अच्छा दिख जाएगा, यहाँ पे दिस इज़ क्राइमिया। तो रशिया ने यूक्रेन से, ये यूक्रेन का पार्ट था, रशिया ने यूक्रेन से ये छीन लिया, हथिया लिया, एनेक्स कर लिया। यहाँ पे एक रेफरेंडम रखवाया और यहाँ पर प्राइमरीली जो पॉपुलेशन है वो रशियन स्पीकिंग है, काफ़ी प्रो रशियन थी और उन्होंने ये वोट किया कि वो रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये पार्ट जो है रशिया का हो गया। अब ये अजीब सा था अपने आप में, आप एक बार सोच कर देखो, रशिया की एक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग। अब कल को मान लो यूएसए यहाँ पे रेफरेंडम करवा लेता है और कहता है कि जिसको भी यूएसए में ज्वाइन करना है आप यहाँ पे वोट कर लो, और लोग वोट करते हैं और ये यूएसए का पार्ट बन जाता है, तो रशिया को कैसा फील होगा। तो एक छोटा देश था, ज़रा कुछ कर नहीं पाया। तो खैर इसके रेपरकशंस, नतीजे जो थे रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पहली बात तो देखिए, यूरोप और यूएसए दोनों ने मिलकर रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, G8 जिसका रशिया मेंबर था उससे रशिया को निकाल दिया और फिर वो बच गया G7। और जो सैंक्शंस थे उससे रशियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि देखो सैंक्शंस बहुत ही बुरे समय पे आए थे। तो ऑलरेडी जो तेल, ऑयल की कीमतें थी वो नीचे गिर रही थी, करीब $50-60 पर बैरल कीमत आ गई थी ऑयल की। उसकी वजह से रशियन इकोनॉमी को झटका लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया एक ऑयल का एक्सपोर्टर है। उसके अलावा सैंक्शंस भी उसी समय आ गए, तो रशिया की जो करेंसी है रूबल, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। फॉर एग्जांपल, सैंक्शन से पहले इंडिया के 2 रुपये मिलकर 1 रूबल बनाते थे, मगर सैंक्शंस के बाद और ऑयल की कीमतें गिरने के बाद 1 रूबल और 1 रुपया ही हो गया, और आज भी जो एक्सचेंज रेट है रफली इतना ही है। तो उसकी वजह से रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आज भी G20 समिट में रशिया यही वेट कर रहा है कि कब वो सैंक्शंस लिफ्ट हो, ताकि रशियन इकोनॉमी को कुछ उससे बल मिले। खैर, ये तो था पूरा क्राइमिया का किस्सा, जिससे एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल रेपरकशंस फेस करने पड़े रशिया को। अब देखो, G7 और G8 बहुत ही लंबे समय तक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपस में लेते रहते थे। मगर 1990s के बाद जब इंडिया और चाइना धीरे धीरे इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस बन के उभर रहे थे, तो महसूस किया जाने लगा कि G8 और G7 काफ़ी नहीं है। हमको एक बड़ा ग्रुप चाहिए होगा जिसमें डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया ऐसे देशों को भी कुछ वॉइस मिले, ताकि वो भी इंटरनेशनल फोरम में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सके इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के साथ। इंडस्ट्रियलाइज मतलब डेवलप्ड नेशंस के साथ, जो ऑलरेडी G7 G8 में थे। तो इसी वजह से 1999 में, अब देखो 1998 में रशिया ने ज्वाइन किया, G7 और G8 बन गया ये, ठीक है। और 1 साल बाद G20 का जन्म होता है। इनिशियली यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स नहीं मिलते रहे, मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये यहाँ पे नहीं मिलते रहे। इनिशियली यहाँ पर जो गवर्नर्स हैं रिस्पेक्टिव कंट्री के, सेंट्रल बैंक के या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो मिलते थे। बाद में बहुत ही लंबे समय बाद यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं वहाँ पर जर्मनी हैम्बर्ग में, वो ऐसे समिट्स होना काफ़ी बाद में शुरू हुआ। तो G20 के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं अलग से, अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैं जो आपको पूरी क्राइमिया की कहानी बता रहा था, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जब 2014 में रशियन फेडरेशन को G8 से निकाला और G8 वापस G7 बन गया, उस वक्त रशियन फेडरेशन को इस ग्रुप से निकाले जाने का इतना गम नहीं था। उनको सैंक्शंस की बहुत परवाह थी, उनको तेल की कीमतों की बहुत परवाह थी, मगर काफ़ी हद तक वो इनडिफरेंट थे G8 को लेकर। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जानते थे कि G20 अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है G7 या G8 से, क्योंकि G20 में ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया और भी वेरियस कंट्रीज़ हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि G20 की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती गई धीरे धीरे, एक तो चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक क्लाउड की वजह से। उसके बाद जब रशिया को भी निकाल दिया G8 से और G7 बन गया, और तो रशिया भी सिर्फ G20 का मेंबर बन के रह गया, तो G20 को और वेट मिल गया, G20 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया हर लिहाज से। तो अब ज़रा देखते हैं मैप में G20 के मेंबर कौन कौन है। सो यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ऑरेंज कंट्री है यहाँ पर वो G20 की मेंबर है, ठीक है। टोटल 19 कंट्रीज़ है प्लस यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, बाय कॉन्टिनेंट देख लेते हैं। वैसे आप खुद भी याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट दी है पहले उसे याद करना आसान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक डिफरेंट तरीका मिलेगा याद करने का, आई थिंक। तो नॉर्थ अमेरिका में देखो, सारी कंट्रीज जो है नॉर्थ अमेरिका में वो
G20 की मेंबर हैं कनाडा, यूएस, मैक्सिको, तीनों। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। एशिया में आप देख सकते हो इंडिया है, यहाँ पे जो मैप है गलत दिया हुआ है इंडिया का, ठीक है, ये वैसे G20 की वेबसाइट से लिया हुआ है एनीवे। सो रशिया है, टर्की है, इंडिया है, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर अफ्रीका में, और यहाँ पे ओशियाना रीजन में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, फिर यहाँ पर एशिया में वापस जापान और साउथ कोरिया है, और बाकी आप देख सकते हैं इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और फिर साथ में यूरोपियन यूनियन तो है ही। तो आगे यहाँ पर G20 के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था G20 का जन्म हुआ था 1999 में, मगर तब से ही जो हेड्स हैं स्टेट्स के, जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वो ऐसे समिट्स में मिलना उन्होंने शुरू नहीं किया था 1999 से। ये शुरू हुआ था 2008 से, ठीक है, काफ़ी रीसेंट ये कॉन्सेप्ट है। और तब से ये G20 समिट्स में जो लीडर्स हैं वो भी जाते हैं, और एक काफ़ी अच्छी एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। उसके अलावा जियो पॉलिटिकल जेस्चरिंग पोस्चरिंग भी होती है, काफ़ी संकेत भेजे जाते हैं, काफ़ी देश अपनी जो पॉलिसी है इंटरनेशनल अरीना में वो भी प्रेजेंट कर पाते हैं G20 समिट में। तो अब एक इसका जो लेवल है जियो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हाई हो गया है। पहले ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई और इशू था, उसको सुलझाने के लिए G20 यूज़ होता रहा, मगर आज G20 एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन गया जियो पॉलिटिक्स के लिए। जो पर्पस था इसका, जो आज भी है, वो ये है, ब्रिंग टुगेदर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज, मतलब विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया कहाँ पे आता है? डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। टू डिस्कस की इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। तो पर्पस तो ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस करना, मगर बाद में एज आई टोल्ड यू कि जियो पॉलिटिक्स के लिए भी इसको यूज़ कर किया जाने लगा। और जो अभी चेयरपर्सन है वो है अर्जेंटीना के मौरिकियो मर्सी। अब हमने G7 के बारे में बात करी, G20 के बारे में बात करी, तो G4 भी डिस्कस कर ही लेते हैं वाइल वी आर एट इट। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझ लो P5 क्या है। P5 इसको कहते हैं परमानेंट 5 कंट्रीज़। परमानेंट कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में। तो सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 5 देश हैं, फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, यूएस। इन सब के अलावा ये 4 देश भी परमानेंट सीट चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये हैं ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान। इन्होंने अकेले बहुत ही लंबे समय से कोशिश करी कि उनको भी एक परमानेंट सीट मिल जाए, मगर एंड में उन्होंने डिसाइड ये किया कि इन चारों को मिल के एक ग्रुप बना लेना चाहिए, और इस ग्रुप को G4 को एक सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। और बाद में ये जो भी सीट में ये 4 देश होंगे, ये कुछ टाइम के बाद, कुछ एक इंटरवल के बाद, 3-4 साल या 2 साल जो भी ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद एक ना एक देश उस सीट पर बैठेगा। तो ये इन देशों को एक अच्छी डील लगती है और इस पर वो काम भी कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इनका रास्ता बहुत आसान है। बहुत सारे देश इनकी जो बिड है उसका विरोध भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील की बिड है, उसका अर्जेंटीना और मैक्सिको ऑपोजिशन करते हैं। इंडिया की बिड का तो ऑफकोर्स पाकिस्तान करेगा ही। फिर जो जापान की बिड है उसको चाइना अपोज करता है और साउथ कोरिया भी अपोज करता है। जर्मनी को इटली अपोज करता है। और ये सारे जो देश हैं जो अपोज करते हैं उनका भी अलग से एक ग्रुप है, उसको कहते हैं द कॉफ़ी ग्रुप या कॉफ़ी क्लब। वो बेसिकली साल में वो भी कहीं मिलते हैं और ये भी वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इन देशों को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, उस पर वो कैसे काम करेंगे। कितना इफेक्टिव है उसका पता नहीं है, मगर अभी फ़िलहाल इन देशों की मेन प्रॉब्लम ये है कि P5 को मनाना और UN में रिफॉर्म्स के एजेंडा को आगे लेके जाना। यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका ऑपोजिशन अभी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है नहीं। अब बात करते हैं G20 समिट के बारे में, जो कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था हैम्बर्ग में। हैम्बर्ग देखिए एक शहर है जर्मनी का, और हिस्टोरिकली लेफ़्ट विंग के जो ग्रुप्स हैं उसमें एंटीफा काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आपको भी बताऊंगा। लेफ़्ट विंग जो ग्रुप्स है उनका गढ़ माना जाता है, और यूजुअली जहाँ भी G20 समिट होता है दुनिया में किसी भी शहर में हो, वहाँ पर लेफ़्ट विंग ग्रुप्स कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। मगर हैम्बर्ग में इस बार सिचुएशन कंट्रोल से बहुत बाहर चली गई थी। हज़ारों लोग सड़कों पे आ गए थे। उसके अलावा काफ़ी पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हुई, कई लोगों को जेल में भेजा गया, कई व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आखिर हुआ क्या था? देखो, ज़्यादातर जो डैमेज किया था वो एंटीफा के लोगों ने किया था। एंटीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फासिज्म के खिलाफ है। फासिज्म आपको पता होगा एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी थी। हिटलर बेसिकली फासिज्म पे आगे बढ़े थे। अब फासिज्म में है क्या? अगर एक मान लीजिए जर्मनी में
एक फासिस्ट मेंटेलिटी का आदमी है तो उसकी सोच क्या होगी? पहली बात, वो रेसिस्ट होगा। वो ये मानेगा कि बाकी जो रेस हैं, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एशियन जो लोग हैं या फिर अफ्रीकन लोग हैं, वो कम है या इन्फीरियर हैं कॉकेशियन रेस से, जो जर्मन जो रेस है जो उससे इन्फीरियर है। पहली बात तो रेसिस्ट होगा वो आदमी। उसके अलावा वो रिलीजन के नाम पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर फासिस्ट लोग ये मानते हैं कि इस्लाम की वजह से जर्मनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही उनका बिगटेड थिंकिंग होती है। उसके अलावा फासिस्ट लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा राष्ट्रवादी होते हैं, और वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं रखते। तो बेसिकली एंटीफा ये मानती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल एक कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को एक ही भाषा समझ में आती है, वायलेंस की। तो बेसिकली ये एक फार लेफ्ट ग्रुप है जो राइट विंग के खिलाफ लड़ने के लिए बना है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि G20 समिट हुई। अब आप कहोगे कि ठीक है G20 समिट हो रही है तो यहाँ पे राइट विंग एक्टिविटी क्या हो रही है? तो एंटीफा को ये लगता है या वो ये मानते हैं कि G20 की जो भी एक्शन है अब तक वो राइट विंग से जुड़े हुए हैं, वो फासिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात, G20 में जो सबसे पावरफुल नेशन है USA, उसके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो आप बयान देखोगे वो एंटी इमिग्रेंट हैं। उन्होंने रेफ्यूजीज़ के खिलाफ बहुत बार बयान दिया है कि रेफ्यूजीज़ क्राइम इंक्रीज़ करते हैं, और जो देश, चाहे वो स्वीडन हो, नॉर्वे हो, जर्मनी हो, जहाँ भी रेफ्यूजीज़ गए हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे डोनाल्ड ट्रंप विश्वास नहीं रखते। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, यूएस ने पुल आउट कर लिया, तो अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट काफ़ी हद तक टूथलेस हो गया उसकी वजह से। तो एंटीफा को इस बात का भी गुस्सा है। और भी बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जांपल ये भी है कि G20 की ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो ये मानते हैं वो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, उनके समर्थन में होती है, उनके लिए होती है। तो इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट में कई बार होता है कुछ ख़राब एलिमेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वायलेंस करना शुरू कर देते हैं, और यही हुआ इस बार। हैम्बर्ग में वायलेंस शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होती रही और एंटीफा के और ज़्यादा लोग बाहर आते गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियोलॉजी जो है यूरोप में किस तरीके से बढ़ गई है रेफ्यूजीज़ की वजह से, क्योंकि आधे लोग ये मानते हैं कि रेफ्यूजीज़ को वेलकम करना उनका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, वो ह्यूमैनिटी के लिए सही है। मगर आधे लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, रेफ्यूजीज़ ख़राब भी हैं। अब देखो, लेफ़्ट विंग और राइट विंग के बीच में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बीच में होते हैं। तो ज़्यादातर जो जर्मनी के लोग हैं वो ये हो सकता है कि कोई वहाँ पे कोई एवरेज आदमी वो ये मानता हो कि क्लाइमेट चेंज हाँ ख़राब है, क्लाइमेट चेंज में काम करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ख़त्म करके। मगर साथ ही साथ वो ये भी मानता है कि रेफ्यूजीज़ को जर्मनी में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो उसकी सोच आधी राइट विंग वाली है, आधी लेफ्ट विंग वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक बटी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि पावर स्ट्रगल है एक तरीके से। ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को टेस्ट कर रही हैं और दिखा रही है कि किस में कितना दम है यहाँ पर, ठीक है। खैर, आप एंटीफा का नाम याद रखना, काफ़ी फेमस है ये। और जो थीम था इस बार 2017 की G20 समिट का, वो था शेपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ये याद रख लेना, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मोदी जी ने साइडलाइन में और कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स के साथ बात करी। अब साइडलाइन से मतलब देखो, G20 में बाकी सारे लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक इनफॉर्मल सा फोरम है, वहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आपस में बात करते हैं। मगर फिर क्या होता है कि कुछ देश अलग से साइडलाइंस में सर्टन इश्यूज़ पे बात करते हैं, या फिर उस पूरे समिट को एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं आगे जाके कोई फर्दर एग्रीमेंट करने के लिए या फर्दर कोई रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेस करने के लिए। अब जो साथ में साइडलाइंस में जो मीटिंग हुई उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उनसे मिले पीएम मोदी जी, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे मीटिंग हुई। आपको पता है जापान एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया इंडिया का। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी यही बात करी। और उसके बाद उसके अलावा कोई खास इस मीटिंग से निकल के नहीं आया। बेसिकली मैंने आपको बताया था, ऐसी मीटिंग्स में कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। बेसिकली आगे जो फर्दर एग्रीमेंट्स होने हैं उसकी एक आप कह सकते हो बातचीत होती है कभी कभी। और उसके बाद देखिए, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो, उनसे भी मिले मोदी जी, और यहाँ पे भी कुछ इतना खास नहीं हुआ। और फिर जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जाए इन, इनसे मोदी जी मिले और दोनों ने बात करी कि किस तरीके से वो इंडिया के जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसमें साउथ कोरिया और इंडिया मिलके कोऑपरेशन करके कैसे हेल्प कर सकते हैं। और आपको पता ही है, साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, प्राइमरीली हुंडई और सैमसंग। और उसके बाद है इटली के प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया, एक फूड प्रोसेसिंग एग्जीबिशन होगा नवंबर में इंडिया में, उसमें मोदी जी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया। फिर देखिए, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर एर्ना सोलबर्ग। यहाँ पर मोदी जी ने ये कहा कि नॉर्वे के जो पेंशन फंड है, देखो अब नॉर्वे के लोग हैं जो 40 साल के हैं, 30 साल के हैं,
वो जब 60-70 साल के होंगे तो उसके लिए वो पेंशन फंड अपना बना रहे हैं। तो पेंशन फंड जो है नॉर्वे का काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, सोशल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। तो पीएम मोदी ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर फंड इकट्ठा हो चुका है लोगों का, एक बहुत बड़ा फंड होता है, वो इंडिया में इन्वेस्ट हो, ताकि, और वो ये भी कह रहे हैं नॉर्वे को कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसके, और ओवरऑल जो पेंशनियर्स हैं वहाँ पे आने वाले 10 या 15 सालों में उनको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है और इंडिया को और इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी। उसके अलावा कुछ और नोट्स हैं यहाँ पर। देखिए, नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है सोलबर्ग, उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए ओशंस कॉन्फ्रेंस में, जो होगी ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इसकी साइडलाइंस पे होगी है, और उन्होंने कहा कि इंडिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। अच्छा, नॉर्वे के बारे में ये जान लीजिए, इसकी कैपिटल है ओस्लो, और ये एक स्कैंडिनेवियन देश है। अलग से आपको अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में जानने का मन करे तो जो यूट्यूब का सर्च बॉक्स है वहाँ पे लिख लीजिएगा स्टडी IQ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, और काफ़ी वहाँ पे इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है कि नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके अलावा देखिए, नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी को एक फुटबॉल भी दी है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो उस पर इम्प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया को एक चीयर अप करने के लिए या बताने के लिए कि नॉर्वे उनके साथ है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रीच करने के लिए ये उन्होंने फुटबॉल दी है। उसके अलावा देखिए, काउंटर टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात हुई है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है, इन अ जॉइंट स्टेटमेंट G20 लीडर्स वाउ टू टेक स्टेप्स टू चोक फाइनेंसिंग टू टेरर ग्रुप्स। तो टेरर ग्रुप्स जैसे ISIS, अल-कायदा, वेरियस टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी फाइनेंसिंग रोकने का निर्णय लिया है G20 कंट्रीज़ ने। ऑन पेपर तो कम से कम उन्होंने शपथ ली है। तो इसमें यह भी कोशिश की जाएगी कि इंटरनेट के थ्रू, अब देखिए ISIS काफ़ी बार इंटरनेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं काफ़ी सारे अपने लोग, और प्रोपोगेंडा फैलाते हैं वहाँ पर, तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आएगी, लोगों की जो प्रिवेसी है उसमें इंटरवीन किया जाएगा, क्योंकि आप अगर इंटरनेट को रोकना चाहते हो कि वहाँ पे प्रोपेगेंडा ना फैले, तो सीधी सी बात है आपको कुछ लोगों पे स्पाइंग करनी होगी, और फिर वही बात आ जाती है कि कितनी स्पाइंग ठीक है और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कितनी स्पाइंग सरकारें करेंगी। तो ये अगेन एक काफ़ी डिलेमा है सरकारों के लिए। उसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात G20 समिट में ये हुई थी कि US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सीरिया में सीज़ फायर कर लेना चाहिए। ठीक है, इस वक्त US बैक्ड रिबेल्स और रशिया जो बशर अल असद को बैक कर रही हैं, वो काफ़ी वहाँ पर इस वक्त जंग में एंगेज्ड हैं। तो इस वक्त के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया ने डिसीजन लिया कि सीरिया में सीज़ फायर करना चाहिए और वहाँ पर शांति रखनी चाहिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इस सब के अलावा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने रशिया की मदद ली है 2016 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जिसमें उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया है। तो यहाँ पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से ये भी पूछा अकॉर्डिंग टू ट्रंप कि क्या आपने इंटरवेंशन की थी हमारे इलेक्शन में। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, हमने कोई इंटरवेंशन नहीं करी, और दैट्स दी एंड ऑफ द स्टोरी। खैर, मगर अभी देखते हैं कि क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या आगे आता है। खैर, मेन ये था कि सीरिया में अब सीज़ फायर हो चुका है, और ये जो G20 समिट में हुआ था ये। ठीक है, इस सब के अलावा G20 लीडर्स ने ओपन मार्केट्स के बारे में बात की भी गई है, और ये IMF रिफॉर्म्स के बारे में बात भी करी है। अब IMF रिफॉर्म्स क्या है? देखो, IMF में हर देश के पास अपने वोटिंग, उसके पास पावर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसके हिसाब से उसका जो वोटिंग शेयर है वो डिसाइड होता है। तो इंडिया का इस वक्त 2.44% है। इंडिया चाहता है ये बढ़ के 2.75% हो जाए। तो इंडिया ये मानता है कि इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि उसका जो वोटिंग शेयर है वो बढ़ाया जाए IMF में, और बाकी जो G20 कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस पर सहमति दिखाई है। चाइना भी ऐसे ही चाहता है। तो हमको बेसिकली इंडिया पे फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके अलावा G20 लीडर्स ने ये भी बोला है कि वो ओपन मार्केट्स के प्रति काम करेंगे, ओपन मार्केट्स को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे, और कोई भी देश अगर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाता है तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। प्रोटेक्शनिज्म, मान लो कि एक देश है चाइना के यहाँ डोमेस्टिक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी बस शुरुआत ही करी है। वो अभी बहुत ही सस्ते रेट पर स्टील प्रोवाइड नहीं कर पा वो अभी चाइना में बहुत ही सस्ते रेट पर स्टील प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। साथ में अमेरिकन कंपनी है, वो बहुत ही सस्ते रेट पर स्टील प्रोवाइड कर सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो चाइना में अपना स्टील एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चाइना
अगर अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पर बहुत ही हैवी इम्पोर्ट टैरिफ्स लगा देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रोटेक्शनिज्म का, जिसके खिलाफ G20 लीडर्स लड़ेंगे। और फिर है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो इसमें है वो है, सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट अनट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है करेंसी मैनिपुलेशन, जो चाइना बहुत करता है। देखो, चाइना की करेंसी है चाइनीज़ रेमबी, वो काफ़ी बार इसकी करेंसी मैनिपुलेशन करते हैं। अब मान लो जैसे चाइना को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो जानकर अपनी करेंसी गिरा देंगे। और अब देखो, करेंसी गिरती है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से गिरती है, कई बार लॉन्ग टर्म के लिए गिरी रहती है। इंडिया का रुपी है, एक बार को उसने जब 60 का थ्रेशोल्ड पार किया तब से वहीं पे ही है, रिकवर नहीं कर पाया। ये एक नेचुरल डेप्रिसिएशन आप कह सकते हो एक करेंसी की है। मगर जो चाइना की करेंसी है युआन, तो वो काफ़ी बार इसको आर्टिफिशियल तरीके से या गलत तरीके से भी मैनिपुलेट करके गिरा देते हैं ताकि उनको एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा हो। सो इसके खिलाफ भी G20 लीडर्स लड़ेंगे। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नाम ही ले रहे थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से इनडायरेक्टली निशाना बनाने की कोशिश करी, जो इंडिया लगातार पिछले 2-3 साल से कर रहा है ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, चाहे वो ब्रिक्स समिट हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो कहीं और हो। सो ये भी बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा देखो, विमेंस एम्पावरमेंट पे भी काम किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वाइट हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट डॉटर जो है इवांका ट्रम्प, अब देखो वैसे वाइट हाउस में फर्स्ट लेडी होता है, फर्स्ट डॉटर भी होता है अपने हिसाब से, मगर ज़्यादातर जो डॉटर्स होती हैं प्रेसिडेंट्स की वो कभी भी पॉलिटिक्स में या फिर कम से कम जो गवर्नेंस है उसमें पार्टिसिपेट करती नहीं है, गवर्नेंस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। मगर यहाँ पर वाइट हाउस में इवांका ट्रम्प को एक ऑफिशियल पोजीशन भी दी गई है। तो ये काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि यूएस में ऐसा कोई रिवाज है नहीं, ऐसा वो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स करते नहीं हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर डायनेस्टी को जन्म दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, उनके बाद उनकी बेटी भी प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाए और उनके बेटे भी काफ़ी हद उनको पॉलिटिक्स में एक्सपोजर मिल जाए। तो खैर, इवांका ट्रम्प के अंडर ये कोशिश की गई है कि दुनिया भर में जो औरतें हैं उनके लिए एक उनकी एम्पावरमेंट के लिए एक फ़ंड बनाया जाए। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया $325 मिलियन का, और उसका फ़ंड बनाने के लिए। इससे बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया भर में उनको बल मिलेगा, उनको फंडिंग पाने में आसानी होगी। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला है कि यूएस इस पूरे फंड में $50 मिलियन देगा इस फंड को शुरू करने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मेन याद रखना है कि इवांका ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी है, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हैं ऐसे और किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। एंड गुड लक विद योर एग्जाम प्रिपरेशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल।